बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की मेरी वीडियो है द एनालिसिस ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ डार्विन्स कंसेप्ट ऑन मॉडर्न साइकोलॉजी, यानी कि इसमें हम तज्जिया पढ़ेंगे डार्विन का, इसके कंसेप्ट्स का मॉडर्न साइकोलॉजी पे। ठीक है। Darwin's theory of evolution imposed great impacts on the field of psychology. We can summarize this effect by the following points. डार्विन की थ्योरी जो है, बका की थ्योरी इसकी, एवोल्यूशन थ्योरी जिसको बोला जाता है, इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है साइकोलॉजी को। डार्विन की बका की थ्योरी जो है उसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है साइकोलॉजी को। में हम पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले the importance of animals study. The study of animals is regarded necessary because humans and animals are the form of one chain. The expression of emotions is same in both of these. अब इसमें लाइन में क्या कहा गया है कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, जो कि डार्विन का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ रिगार्डेड नेसेसरी। उसने कहा कि एनिमल्स की स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ह्यूमंस और जो एनिमल्स होते हैं वो सेम चेन से रिलेटेड है। उसने क्या कहा था कि एनिमल से ही इंसान जो है वो जदीद शक्ल इंसान की है, पहले हम सब जानवर होते थे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो इसने क्या कहा कि द इम्प्रेशंस ऑफ इमोशंस इज़ सेम इन बोथ ऑफ दिस, यानी कि जानवरों में और इंसानों में जो हिजान का एक्सप्रेशन है वो सेम होता है, यानी कि इमोशंस सेम तरह से वो एक्सप्रेस करते हैं बाय फेस। ठीक है। Human behavior is complicated and animal behavior is much easily understandable. इसने क्या कहा कि जो इंसानों का रवैया है वो बहुत मुश्किल है समझना, और जो एनिमल्स का बिहेवियर है वो उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है। So a number of psychologists began to study animal behavior for describing human behavior after the presentation of Darwin's evolution theory. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने एनिमल बिहेवियर को स्टडी करना जो है वो स्टार्ट कर दिया जब एवोल्यूशन थ्योरी आई, डार्विन ने ये कॉन्सेप्ट दिया उसके बाद। ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास इसमें पॉइंट आ जाएगा साइकोलॉजी ऑफ एडजस्टमेंट। ये पॉइंट भी डार्विन ने ही दिया था। देयर इज़ अ ग्रेट इशू ऑफ एडजस्टमेंट इन मॉडर्न क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, यानी मुताबिकत इख्तियार करने का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है मुताबिकत इख्तियार करने की, ठीक है, माहौल के साथ ढल जाना, ठीक है, वो बहुत बड़ा इशू है क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी में। ठीक है। अ मैन हु फेल्स टू कोप विद द एनवायरनमेंट इज़ अ फेल्ड पर्सन। ये डार्विन का कॉन्सेप्ट है। डार्विन क्या कहता था कि जो इंसान अपने इन्वायरमेंट, अपने माहौल के साथ नहीं ढल सकता, अपने अंदर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तब्दीलियां नहीं लेके आ सकता, वो एक फेल्ड इंसान है। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट वाज गिवन बाय डार्विन एट फर्स्ट एंड देन बाय स्पेंसर। ये कॉन्सेप्ट है सबसे पहले दिया था डार्विन ने और उसके बाद स्पेंसर ने। नंबर 3 पे हमारे पास पॉइंट है यूज़ ऑफ ऑर्गन्स। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स यूज़ फिजिकल ऑर्गन्स फॉर एडजस्टमेंट। डार्विन क्या कहता था कि जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं वो फिज़िकल ऑर्गन्स, यानी कि जो अपनी जिस्मानी अज़ा हैं उनके एडजस्टमेंट के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। माहौल से मुताबिकत के लिए अपने फिज़िकल ऑर्गन्स को इस्तेमाल करते हैं। डार्विन टॉक्स अबाउट फंक्शंस ऑफ फिज़िकल ऑर्गन्स। डार्विन किस बारे में बात करता है? फिज़िकल ऑर्गन्स के फंक्शन के बारे में बात करता है कि वो कैसे काम करते हैं। Humans and animals use physical organs for the completion of their goals. इंसान और जानवर जो हैं वो अपने फिजिकल ऑर्गन्स को इस्तेमाल करके क्या करते हैं? अपने मकसद को हासिल करते हैं। द थिन लेग्स ऑफ डियर, ये एग्जाम्पल है। ठीक है। द थिन लेग्स ऑफ डियर हेल्प्स हिम फॉर द escape फ्रॉम एनिमी, यानी कि दुश्मन से दूर भागने में जो हिरन की थिन लेग्स हैं, पतली पतली सी टांगें होती हैं हिरन की, वो उसको हेल्प करती हैं तेज़ भागने में। ठीक है। ये एग्जाम्पल है। डार्विन एंड हिज कंपेनियंस डिस्क्राइब्ड दिस थिंग एट फर्स्ट। जो डार्विन है और उसके साथी जो हैं उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ डिस्क्राइब की है। नंबर 4 पे हमारे पास पॉइंट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें हम इनफरादी इख्तलाफात जो हैं वो पढ़ेंगे। मॉडर्न डे टेस्टिंग साइकोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
यानी कि इनफरादी इख्तलाफात पे आज की जो जदीद टेस्टिंग है, टेस्टिंग साइकोलॉजी, वो बेस करती है इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ढूंढा जाता है इंसानों में। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज़ वास्टली यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग है वो बहुत बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है साइकोलॉजी की, नफ्सियात की डिफरेंट फील्ड्स में, ठीक है, डिफरेंट शोबों में। इट इज़ यूज्ड इन सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग आउट पर्पस इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है। टेस्टिंग को इस्तेमाल किया जाता है स्क्रीनिंग आउट यानी कि डायग्नोज करने के लिए, आप कह सकते हैं कि किसी बीमारी का पता चलाने के लिए स्क्रीनिंग हम उसको बोलेंगे, ठीक है। यूज्ड इन सिलेक्शन यानी कि बहुत से टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं फील्ड्स पे सिलेक्शन के लिए लोगों की। तो सिलेक्शन के लिए उनमें उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने के लिए टेस्टिंग साइकोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाती है कि कौन सा इंसान जो है वो बेहतर आउटपुट दे सकता है किसी ख़ास शोबे से रिलेटेड, ठीक है। उसमें उनकी स्क्रीनिंग आउट की जाता है, उनको स्क्रीनिंग की जाती है, ठीक है। उनकी एबिलिटीज़ को देखा जाता है। इस मकसद के लिए टेस्टिंग को भी इस्तेमाल किया जाता है टेस्टिंग साइकोलॉजी में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड इन काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी फॉर लेबलिंग इंडिविजुअल्स नॉर्मल और एबनॉर्मल। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किस लिए इस्तेमाल की जाती है और क्यों इस्तेमाल की जाती है? काउंसलिंग में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ताकि उन इंडिविजुअल्स को पहचाना जा सके कि कौन सा इंसान जो है वो एबनॉर्मल है और कौन सा नॉर्मल है, ठीक है। इसको भी आप स्क्रीनिंग आउट ही बोल सकते हैं, यानी कि डायग्नोज करने के लिए हम टेस्टिंग अप्लाई करते हैं, टेस्ट अप्लाई करते हैं इंडिविजुअल्स पे, उनके सिम्टम्स को जांचने के लिए, उनकी डेली एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। जो भी टेस्टिंग में क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चनिंग की जाती है, जो भी फार्मूला अप्लाई किया जाता है, क्वेश्चंस किए जाते हैं स्क्रीनिंग आउट करने के लिए कि ये फ़लाँ बंदा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ठीक है। उसको लेबलिंग किया जाता है, यानी कि फ़लाने बंदे को फ़लाना डिसऑर्डर है, उसको लेबल कर दिया जाता है, ठीक है जी, इसमें ये एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है टेस्टिंग को अप्लाई करने के बाद। द बेसिक आइडियोलॉजी बिहाइंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज़ दैट विद इन स्पीशी इंडिविजुअल्स में वेरी इन एबिलिटीज़ एंड दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय डार्विन एंड गाल्टन। ये कॉन्सेप्ट जो है वो डार्विन और गाल्टन ने दिया था। उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो, इसके पीछे जो बेसिक इसकी आइडियोलॉजी है, इसका बेसिक मकसद जो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वो क्या है कि इंडिविजुअल्स में या स्पीशीज़ में, जानदारों को ही बोला जाता है स्पीशीज़, ठीक है। विद इन स्पीशी इंडिविजुअल्स में वेरी, जो इंसान हैं वो आपस में वेरी करते हैं, ठीक है, एबिलिटीज़ में। उनकी सलाहियतें जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। टेस्टिंग को इसलिए अप्लाई किया जाता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को कि उनके इनफरादी इख्तलाफात जो हैं उनको जांचा जा सके कि कौन सा इंसान दूसरे इंसान से कितना डिफरेंट है। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय डार्विन एंड गाल्टन। डार्विन और गाल्टन ने ये कंसेप्ट दिया था टेस्टिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारे पास पॉइंट है इफ़ेक्ट्स ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी। एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, तज्जिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। डार्विन की जो थ्योरी है, उसने जो एवोल्यूशन थ्योरी दी, मॉडर्न दौर में हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि वो कितनी हेल्पफुल है या क्या है, ठीक है, इसके पीछे फंडा। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन एंड गाल्टन लीव्ड इफ़ेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ। गाल्टन और डार्विन ने जो अपने तसव्वुरात दिए, जो कॉन्सेप्ट्स जो हमने पीछे पढ़े हैं, उन्होंने माशरे पर, माशरती ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट्स, असरात जो हैं वो छोड़े। अकॉर्डिंग टू दैम दूज पीपल ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, उस सोसाइटी के लोग, ठीक है, हु ऑक्यूपाइड ऑन फैसिलिटीज़, जो कि फैसिलिटीज़ पे काबू पा लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। देयर नेक्स्ट जनरेशंस हैव मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। उस सोसाइटी के लोग जो कि ऑक्यूपाई कर लेते हैं फैसिलिटीज़ पे, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, उनके सर्वाइवल करने के चांसेस जो होते हैं वो दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, मॉडर्न डेवलप्ड नेशंस आर दोज विच आर ऑक्यूपाइड ऑन द बिग एरिया ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड फाइंड। अब नेक्स्ट जो पैरा है, इसमें क्या बात हो रही है कि जो जदीद दौर के डेवलप्ड नेशंस हैं, यहाँ पे नेशंस की, अक़वाम की बात हो रही है।
कि जो जदीद दौर की तरक्की याफ्ता नेशंस हैं आर दोज वो हैं विच आर ऑक्यूपाइड ऑन द बिग एरिया ऑफ फैसिलिटीज़। इस पैरे में ये कहा गया है कि मॉडर्न डेवलप्ड नेशंस जो होती हैं, जो तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं, जदीद दौर की जो कौम है, उन्होंने दुनिया में पाई जाने वाली जो मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं उन पे ऑक्यूपाई किया होता है। दीज नेशंस हैव लिमिटेड एंड शॉर्ट फैसिलिटीज़, देयर सीम्स ग्रेट मोर्टेलिटी रेट इन दैम, और उनमें जो शरह अमवात होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ विच, अब इसमें जो एग्जाम्पल है वो समझने वाली है। अमेरिका में बहुत सारे बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो मर रहे हैं भूख से। एंड इंडोनेशिया भी, ये जदीद तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ठीक है, अमेरिका भी और इंडोनेशिया भी, लेकिन इनमें जो बिलियंस ऑफ पीपल हैं वो मर रहे हैं भूख की वजह से। वो नेशंस जो कि तरक्की याफ्ता हैं उनके पास लिमिटेड शॉर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, और उनमें मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, शरह अमवात उनमें ज़्यादा होती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और कोई भी क्वेश्चन जहन में आ रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं, समझ नहीं आई है इस पॉइंट की, तो शायद मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा वैसा है कि नहीं समझ आई होगी। सो प्लीज़ जो भी है, अगर समझ आ गई या फिर भी नहीं भी आई, फिर भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कुछ समझ आया। अगर नहीं आया तो प्लीज़ बताइएगा, मैं आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में ही समझाने की कोशिश करूँगी या फिर वीडियो बना दूँगी। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।